अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन के किस तरह से बैंक रिकॉन्सिलेशन की स्टेटमेंट को बनाया जाता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन की मदद से आप किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो मीन्स इसमें थ्योरेटिकल नहीं, अब न्यूमेरिकल पार्ट है बैंक रिकॉन्सिलेशन का। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट क्या होता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो इसमें फॉर्मेट बताई गया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन की जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो किस तरह होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं। ठीक है, कंपनी नेम। सेकंड, द स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, द स्टेटमेंट का जो नेम होता है वो हम मेंशन करते हैं। एंड थर्ड, हम डेट लिखते हैं जिस डेट पे स्टेटमेंट तैयार हो रही होती है। आफ्टर डैट हम स्टेटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मिडल में हम एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कि बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस कितना है उसकी स्टेटमेंट। राइट साइड पे हम लिख देते हैं बैलेंस पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड, कि जो डिपॉजिटर है जिसका अकाउंट है बैंक के अंदर उसके हिसाब से उसका बैलेंस कितना है वो हम राइट साइड पे लिख देते हैं। और मिडल में एक लाइन खींच देते हैं कि बैंक ने हमें बताया है कि इतना बैलेंस है आपके पास और डिपॉजिटर के रिकॉर्ड के हिसाब से इतना बैलेंस है। अब उन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा जिसकी वजह से हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ डिडक्ट करेंगे और फिर हम दोनों को बैलेंस कर देंगे। हम लेफ्ट साइड की तरफ पहले देखते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऐड, कि अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, डिपॉजिट इन ट्रांजिट और डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग। अब डिपॉजिट इन ट्रांजिट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। कैश रिसीव्ड बाय द डिपॉजिटर, के कैश जो है वो डिपॉजिटर ने रिसीव कर लिया है और मेंशन कर दिया है अपने रिकॉर्ड बुक में और बैंक में जमा करवाने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक वो डिपॉजिट नहीं हुआ, अभी वो प्रोसेस में है। मीन्स के वो डिपॉजिटर के रिकॉर्ड में आ गया लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में नहीं आया। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें ये यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है, आगे क्या बताया है ऐड में, एनी एरर इफ अंडरस्टैंड बाय बैंक बैलेंस। अगर कोई एरर भी है बैंक की तरफ से, मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन करने में, तो वो हम ऐड अप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेस करना है। अब हमें लेस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स के बारे में हम थ्योरी में देख चुके हैं। ये वो चेक्स होते हैं जो कंपनी की तरफ से दे दिए जाते हैं। तो कंपनी अपने रिकॉर्ड में उस चेक्स की जो अमाउंट है वो माइनस कर देती है कि हमने ये क्लाइंट को दे दिए हैं, लेकिन उस क्लाइंट ने अभी तक उसको क्लियर नहीं करवाया बैंक में से, या जिस शख्स को दिए हैं उसने अभी क्लियर नहीं करवाया। सपोज मैंने क्या कहते हैं खिजर को जून 30 को एक चेक दे दिया है कि तुम्हारा अमाउंट है, तुम्हारी पेमेंट है, तुमने ये काम किया है, जो भी है, तो मैंने अपने अकाउंट से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन बैंक में वो अभी तक जमा उसने नहीं करवाया। खिजर ने कहा मैं आराम से कल परसों जाके करवा दूंगा, तो उसने वहां पे जमा नहीं करवाया, तो बैंक में अभी तक वो अमाउंट पड़ी होगी। तो आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो हम लेस कर देते हैं बैंक के बैलेंस में से। और आगे हम क्या लेस करते हैं, एनी एरर इफ ओवर स्टेटेड बाय द बैंक बैलेंस। अगर कोई मिस्टेक बैंक की तरफ से हो गई है तो हम उसको भी माइनस कर देंगे। एंड में हम क्या कर देंगे, एडजस्ट द कैश बैलेंस, फिर हम कैश बैलेंस को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं राइट साइड की तरफ, बैलेंस पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड। सबसे ऊपर ऊपर हम मेंशन कर देंगे जो डिपॉजिटर ने अपने रिकॉर्ड में बैलेंस लिखा हुआ होगा वो बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब उसमें ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, कि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट जो है बैंक से क्रेडिट हुआ है और आपके अमाउंट में आ गया है। सपोज कि किसी का इंटरेस्ट वाला अकाउंट है कि उसको पैसे जमा होते हैं उसके जितने भी हैं तो वो उसके अमाउंट में आ जाएंगे, तो डिपॉजिटर के रिकॉर्ड में नहीं होगा तो वो उसको ऐड करना पड़ेगा। एनी कलेक्शन बाय द बैंक, कोई चेक किसी ने हमारे नाम पे जमा करवा दिया है तो वो बैंक में जमा हो गया लेकिन हमारे पास अभी तक जमा नहीं हुआ। अक्सर लोगों ने, कुछ लोगों के पैसे उतारने होते हैं तो वो बैंक में पैसे चेक जमा करवा देते हैं, फिर उनको फ़ोन कर देते हैं हमने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो देख लीजिएगा। तो बैंक में जमा हो गए लेकिन डिपॉजिटर के रिकॉर्ड में नहीं हुए तो वो भी ऐड हो जाएंगे। थर्ड लिखा हुआ है एनी एरर इन अंडरस्टैंड बाय द डिपॉजिटर। अगर डिपॉजिटर से कोई एरर आ गया, कोई चीज़ उसने मेंशन नहीं की, तो वो उसको ऐड करके ठीक कर लेगा अपना रिकॉर्ड। अब उसने लेस क्या करना है, सर्विस चार्जेस, कि बैंक ने कुछ सर्विस चार्जेस लगाए हुए थे जो डिपॉजिटर ने अपने रिकॉर्ड में नहीं लिखा हुआ था, तो वो सर्विस चार्जेस को लेस कर देगा। NSF चेक्स,
नॉट सफिशिएंट फंड वाले चेक जो हैं उसका जो भी जुर्माना होगा, ठीक है, या जो भी चार्जेस होंगे वो भी उसको लेस करने पड़ेंगे, जो कि डिपॉजिटर ने अपने रिकॉर्ड में लेस नहीं किए होंगे वो लेस होंगे। थर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी एरर इफ ओवर स्टेटेड बाय द डिपॉजिटर, या कोई एरर जो डिपॉजिटर से हो गया होगा तो वो उसको लिख देगा। एंड में एडजस्ट द कैश बैलेंस, और हम एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोनों जो स्टेटमेंट्स होंगी बैलेंस की, बैंक की और डिपॉजिटर की, वो मैच कर जाएगी। फॉर्मेट को याद करना ज़रूरी है। फॉर्मेट याद हो गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिपॉजिट, इन ट्रांजिट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एनी कलेक्शन, आउटस्टैंडिंग चेक्स, सर्विस चार्जेस और एनएस चेक्स के बारे में लिखा हुआ होगा। बैंक बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट भी दी हुई होगी, बैलेंस पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड भी दिया हुआ होगा। आपको जस्ट ये फॉर्मेट तैयार करना है, याद करना है। तो अमाउंट मेंशंस करनी है, जो ऐड करना है वो ऐड होगा, जो लेस करना है वो लेस होगा, और बैलेंस इक्वल आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन। At November 30, one day cleaners have available the following data concerning its bank checking account. नवंबर 30 को वन डे क्लीनर एक कंपनी का नाम है जिसका जो उसने अपना चेकिंग अकाउंट बैंक जो है वो मेंशन किया है, जो उसका डाटा है उसने मेंशन किया है। वो किस तरह से हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। एट नवंबर 30 कैश पर द बैंक स्टेटमेंट वाज 37,758। अब नवंबर 30 को जो बैंक स्टेटमेंट थी उसकी कैश की वो थी $37,758 पर द डिपॉजिटर और अकाउंटिंग रिकॉर्ड $42,500। लेकिन उसके अपने रिकॉर्ड के हिसाब से उसके पास जो बैलेंस था वो था 42,500। मीन्स के दोनों में डिफरेंस आ गया। अब हमें इन दोनों को रिकॉन्सिलिएशन करना है, दोनों में बैलेंस लेके आना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द कैश रिसिप्ट ऑफ 6,224 नवंबर 30 वर डिपॉजिट ऑन दिसंबर 1। अब कैश जो कंपनी ने बेसिकली जो बैंक में जमा करवाया है, ठीक है, कैश जो कंपनी को रिसीव हुआ, कंपनी ने बैंक में दिया, तो वो नवंबर 30 को दिया, लेकिन वो डिपॉजिट 1 को हुआ कि कैश कंपनी ने अपने अकाउंट में लिख लिया, लेकिन जब तक वो बैंक में जमा करवाया तब तक दिसंबर 1 हो चुकी थी। मीन्स के अब ये ऐड हम करेंगे बैलेंस में बैंक स्टेटमेंट के। उसके बाद थर्ड पॉइंट वो क्या कहता है, इंक्लूडेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट वाज क्रेडिट फॉर $167 इंटरेस्ट अर्नड ऑन दिस चेकिंग अकाउंट ड्यूरिंग नवंबर। अब बैंक ने स्टेटमेंट में हमारे अकाउंट में $167 इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया वो ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये डिपॉजिटर को नहीं पता, तो डिपॉजिटर इसको ऐड करेगा अपने अकाउंट में, बैंक ने कर दिया है, ठीक है। 2 checks were outstanding at November 30. Check number 921 for $964 and check number 925 for $1085. अब 2 चेक जो कंपनी ने लिख के दिए, ठीक है, इशू कर दिए, अपने अकाउंट में से तो माइनस कर दिए, लेकिन अभी तक बैंक में से क्लियर नहीं हुए, तो वो 2 आउटस्टैंडिंग चेक कहलाएंगे, उनके चेक्स कहलाएंगे, उनके नंबर लिखे हुए हैं, उनकी अमाउंट लिखी हुई है, तो ये हम डिडक्ट करते हैं बैंक के बैलेंस में से, ठीक है। 5 में क्या लिखा हुआ है, इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट वर 2 डेबिट मेमोरेंडा। मेमोरेंडा कहते हैं रिटर्न मैसेज को। फॉर द फॉलोइंग आइटम सर्विस चार्जेस फॉर नवंबर $14 एंड 700 चेक्स ऑफ कस्टमर तानिया मिलर मार्क NSF। अब बैंक ने एंड में हमें एक रिटर्न मैसेज भेजा है, मेमोरेंडा भेजा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने सर्विस चार्जेस लिखे हैं जो है $14 और 700 जो है वो चेक जो था हमने तानिया मिलर को दिया था वो नॉन सफिशिएंट फंड है उसके अंदर, ठीक है। तो वो उसने हमें जुर्माना लिख दिया, वो हमें उसने एक रिटर्न मैसेज के तौर पर भेज दिया। अब रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर्ड अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एट नवंबर 30। अब हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है एट नवंबर 30। आपने इस फॉर्मेट को याद कर लेना है, ठीक है, कि लेफ्ट साइड पे हमने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखना है और राइट साइड पे बैलेंस एज पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड, ठीक है, लिखना है हमने। और क्या ऐड होगा इस लेफ्ट साइड पे और क्या ऐड होगा राइट साइड पे, ये याद रखना है। क्या लेस होगा लेफ्ट साइड पे, क्या लेस होगा राइट साइड पे, ये ऐड करना है। जो चीज़ें मेंशन होंगी वो करते जाएंगे, जो चीज़ें मेंशन नहीं होंगी वो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हम पूरा देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सोल्यूशन है पर सबसे पहले कंपनी का नाम वन डे क्लीनर, सेकंड में हम स्टेटमेंट का नाम लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, थर्ड में हम डेट लिखते हैं 30 नवंबर 2019। अब सबसे पहले बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट लेफ्ट साइड पे नवंबर 30 को हमारे पास मेंशन था 37,758, ठीक है, ये लिखा हुआ है 37,758 और हमारे पास डिपॉजिटर का रिकॉर्ड है 42,500 और हमने
राइट साइड पे बैलेंस पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड नवंबर 30 लिख दिया 42,500, ठीक है, दोनों का लिख दिया बैलेंस। उसके बाद वो हमसे क्या कहता है, द कैश रिसिप्ट ऑफ 6,224 नवंबर 30 वाज डिपॉजिट, के अब हमने डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो है 6,244 वो ऐड करना है लेफ्ट साइड पे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में। जब ऐड कर देंगे $6,244 तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 44,002। ये अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इंक्लूडिंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट वाज क्रेडिट फॉर $164। अब इंटरेस्ट ऐड हुआ है डिपॉजिटर के अकाउंट में जो उसको पता नहीं है, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक स्टेटमेंट डिपॉजिटर के रिकॉर्ड में 167। तो अमाउंट हमारे पास ऐड होने के बाद आ जाएगी $42,667, ठीक है। और कोई चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं हो रही, कोई और चीज़ मेंशन ही नहीं थी, ना हमें कुछ कैश रिसीव हुआ, ना कोई मिस्टेक मेंशन थी। तो आगे की तरफ चलते हैं। 2 चेक्स वर आउटस्टैंडिंग एंड नवंबर 30। जो पहला चेक था उसका नंबर था 921, उसकी जो अमाउंट थी वो $964 थी। दूसरा चेक था जिसका नंबर था 925 और उसकी अमाउंट $1085 थी। अब आउटस्टैंडिंग जो चेक है वो हम लेस करते हैं बैंक जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में उसमें से, तो हम डिडक्ट कर लेंगे आउटस्टैंडिंग चेक्स। दोनों की अमाउंट लिखेंगे, चेक नंबर 921 964, चेक नंबर 925 1085, दोनों को ऐड किया, अमाउंट आ गया $2,049। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 44,002 से, तो हमारे पास एडजस्टेड कैश बैलेंस आ जाएगा $41,953, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास पांचवी क्या हमारे पास वो मेंशन थी स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के अंदर। इनक्लोज विद द बैंक स्टेटमेंट वर 2 डेबिट मेमोरेंडा फॉर द फॉलोइंग आइटम सर्विस चार्जेस फॉर नवंबर $14 एंड $700। अब सर्विस चार्जेस था हमारे पास $14 नवंबर का, और तानिया मिलर का जो NSF चेक था नॉट सफिशिएंट फंड, उसका हमें जुर्माना लगा $700। तो ये हम डिडक्ट करते होते हैं डिपॉजिटर के बैलेंस में से। डिडक्ट कर लेंगे सर्विस चार्जेस $14 और NSF चेक ऑफ तानिया मिलर 700, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी $714। जब डिडक्ट करेंगे 42,667 में से तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी $41,953। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ अमाउंट जो है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, दोनों की अमाउंट बैलेंस हो गई। मीन्स के हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो सही तरीके से प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। आपको जस्ट ये जो फॉर्मेट है इसको याद करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए होंगे और आपने इसका सोल्यूशन करना है इस तरह से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे इजी तरीके से किया गया है, आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, इसको फटाफट कर लेते हैं स्पीड में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बैंक चेकिंग अकाउंट अवेलेबल फॉर द वाइल्ड बिल्स बारबेक्यू एट May 31। एक वाइल्ड बिल बारबेक्यू है जिसकी फॉलोइंग हमें स्टेटमेंट दी गई है, अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट एट May 31, बैंक के हिसाब से हमारे पास बैलेंस कितना है वो मेंशन है 9,740.15। आउटस्टैंडिंग चेक की अमाउंट लिखी हुई है 3,352.70। डिपॉजिट इन ट्रांजिट लिखा हुआ है 1,106.30। सर्विस चार्ज बाय द बैंक लिखा हुआ है $10। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक 43.10। बैलेंस पर डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट May 31 7,460.65। अब हमें बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, बैलेंस पर डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट May 31। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। अब हमने सबसे पहले कंपनी का नाम वाइल्ड बिल्स टेक्सास बारबेक्यू, सेकंड में स्टेटमेंट का नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन, एंड में डेट May 31, ठीक है। अब बैलेंस लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखते हैं, बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट May 31, हमने बैलेंस लिख दिया $9,740.15। और राइट साइड पे हम लिखते होते हैं बैलेंस पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड May 31 7,460.65। आप देख सकते हैं दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा फर्क है पड़ा अमाउंट में। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, बैंक स्टेटमेंट में हम ऐड करते होते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जिसकी हमें अमाउंट दी हुई है $1,106.30, हमने ऐड कर लिया बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो हमारे पास अमाउंट आ गई ये $10,846.45, $10,846 हमारे पास अमाउंट आ गई। राइट साइड की तरफ देखते हैं, ऐड हमने किया इंटरेस्ट अर्न्ड जो था 43.10, वो ऐड कर दिया, तो हमारे पास अमाउंट आ गई $7,503.75। उसके बाद हम डिडक्ट करते होते हैं बैंक स्टेटमेंट में से आउटस्टैंडिंग चेक
कि हमने चेक लिख के दे दिया, वो था 3352.70 का, लेकिन अभी तक वो डिडक्ट नहीं हुआ बैंक में से, लेकिन डिपॉजिटर ने अपने अकाउंट में से डिडक्ट कर दिया है। तो बैंक में स्टेटमेंट में से हम वो डिडक्ट कर देंगे 3352.70। तो हमारे पास एंड में एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 7493.75। ये हमारे पास बैंक की स्टेटमेंट ठीक हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिडक्ट सर्विस चार्जेस। ठीक है, सर्विस चार्जेस हमें दिए गए हैं, NSF चेक की कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। सर्विस चार्जेस हमारे पास थे $10, वो हम सब डिडक्ट कर देते हैं, लेस कर देते होते हैं। एडजस्टेड द बैलेंस हमारे पास आ जाएगा $7493.75। दोनों की अमाउंट इक्वल है, यानी कि हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया है। चाहे यहाँ पे आप डिडक्ट लिखें, लेस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपने इसका सोल्यूशन निकालना होगा। जस्ट फॉर्मेट को याद कर लें, जो जो चीज़ें मेंशन होगी वो फॉर्मेट के हिसाब से आप मेंशन करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी इश्यू हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबको अल्लाह हाफिज़।